उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। खून के प्यासे मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान ने अपनी कार आगे निकालनी चाही, लेकिन आगे जाने वाली दोनों कारों ने रास्ता न दिया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अगली दोनों कारों में दौड़ लग रही हो। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी इतनी कि कोई तीसरी कार आगे नहीं निकल सकती थी। इमरान ने सोचा क्यों ना उन्हें निकल ही जाने दिया जाए। उसने अपनी कार की रफ्तार कम कर दी। ठीक उसी वक्त से अपनी पुश्त पर कुछ इस किस्म की आवाज सुनाई थी जैसे किसी बड़े ट्रक का इंजन शोर मचा रहा हो। उसने उकमनुमा आईने की तरफ देखा। हकीकतन वो एक ट्रक ही था जिसने आड़ा होकर सड़क की पूरी चौड़ाई घेर ली थी। आगे जाने वाली कारों की रफ्तार भी कम हो गई थी। दफतन इमरान को खतरे का एहसास हुआ, गोया उसे दो अतराफ से घेरा जा रहा था। मुड़कर वापस होना नामुमकिन था क्योंकि थोड़े ही फासले पर इस ट्रक ने सड़क बंद कर दी थी। वो आगे जाने वाली कारें तो करीब से करीब आकर रुक ही रही थी। ये जगह भी ऐसे कामों के लिए बड़ी मुनासिब थी क्योंकि सड़क की दोनों जानिब ना हमवार जमीन थी और ढलान के इख्तिताम ही से जंगलों के सिलसिले दूर तक फैले चले गए थे। इमरान बिल्कुल निहत्ता था, वैसे भी वो हर वक्त मुसल्ला रहने का आदी नहीं था। सूरज गरूब हो रहा था और सड़क सुनसान पड़ी थी। दफतन अगली कारों से एक फायर हुआ और गोली इमरान की टू सीटर की छत से रगड़कर खाती हुई दूसरी तरफ निकल गई। इमरान ने कार नहीं रोकी बल्कि रफ्तार और तेज कर दी। इस कार अगली दोनों कारों की तरफ तीर की तरह जा रही थी। इन कारों की रफ्तार भी तेज हो गई। शायद वो लोग इमरान के इस गैर मुतवक्का रवैये पर पुखला गए थे। जब इमरान ने देखा कि वो कम अज कम रिवॉल्वर की रेंज से बाहर हो गया है तो उसने यकलख्त अपनी कार में पूरी ब्रेक लगा दिए और मशीन बंद करके बाएं जानब की ढलान में छलांग लगा दी। बैक वक्त कई फायर हुए, लेकिन इमरान को यकीन था कि अब मुश्किल ही से कोई इस पर काबू पा सकेगा। वो जंगल में घुसता चला गया, लेकिन यहाँ वो महफूज नहीं था। अगर जंगल घना होता तो शायद उसे बचाव के लिए इतना ना दौड़ना पड़ता। अक्सर मुकामात पर सरकंडों की झाड़ियां थी, लेकिन इनमें घसातीदा दानिस्ता मौत को दावत देना था। वो दौड़ता रहा, मगर अब वो बाएं जानिब मुड़ गया था। अंदाजे के मुताबिक वो इस जगह रुका जहां से मुड़कर सड़क के इस हिस्सा की तरफ पहुंच सकता था जिधर ट्रक खड़ा हुआ था। दफतन उसने अपने जूते उतारकर कोट की जेबों में ठोंसे और एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बचपन ही से दरख्तों पर चढ़ता आया हो। गुंजान शाखों के दरमियान पहुंचकर उसने सामने से पत्तियां हटाई और सड़क की तरफ देखने लगा। ट्रक अब मौजूद नहीं था, अलबत्ता वो दोनों कारें उसकी टू सीटर के करीब मौजूद थीं और एक आदमी वहां खड़ा शायद उनकी निगरानी कर रहा था। फिर वो कुछ और बुलंदी पर पहुंचकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। काफी फासले पर वो लोग दिखाई दिए। तादाद में 5 थे और कुछ देर पहले ये इमरान की खुशफहमी ही थी कि इन लोगों के पास राइफलें ना होंगी। उन्हें अपनी टू सेटर से उतरते वक्त बार बार वो बचा था क्योंकि उनके पास राइफलें भी थी और यहाँ से साफ नजर आ रही थी। इमरान उन्हें देखता रहा। पता नहीं क्यों वो पांचों इकट्ठे ही रहना चाहते थे। अगर चाहते तो इधर उधर मुंतशिर होकर भी उसे तलाश कर सकते थे, मगर शायद वो भी इमरान से खाइफ ही थी। पता नहीं कब और किस वक्त वो इनसे किसको तनहा पाकर वार कर बैठते। इमरान ने फिर सड़क की तरफ देखा और आदमी अब भी कारों के करीब मौजूद थे। वो सोचने लगा कि बकिया लोग कितनी देर में सड़क तक पहुंच सकते हैं। वो उन्हें देखता रहा और फिर बड़ी तेजी से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर जूते पहने और सड़क की तरफ दौड़ने लगा, मगर अब उसका रुख कारों की सिमत था। चढ़ाई के करीब पहुंचकर रुक गया और दूसरे ही लम्हे वो चढ़ाई पर जा रहा था, लेकिन आदमियों की तरह नहीं बल्कि किसी छिपकली की माने जमीन से चिपका हुआ। जब सड़क की सतह से उसके सर से तकरीबन 2 फुट ऊंची रह गई तो उसने करीब ही से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खिसकने लगा। वो आदमी एक कार की खिड़की पर बायां बांसुर टिकाए झुका खड़ा था। दाने हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। जैसे ही इमरान ने सर उभारा वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। शायद ये खतरे की खैर शऊरी एहसास की बिना पर हुआ था, मगर इमरान का हाथ तो चल ही चुका था। पत्थर उसकी कनपट्टी पर बैठा और कबल इसके कि वो संभल सकता इमरान इस पर सवार था। उसके मुंह से आवाज भी ना निकल सकी। कनपट्टी की चोट ने उसका दिमाग माउफ कर दिया। जरा ही सी देर में वो बेहोश हो गया। इमरान ने जल्दी जल्दी उसकी तलाशी ली कि एक रिवॉल्वर और तकरीबन 30 कारतूस बरामद कर लिए। रिवॉल्वर में पूरे राउंड मौजूद थे। इमरान ने अपनी टाई खोली और उसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए। उसे यकीन था कि वो काफी देर तक होश में ना आ सकेगा। वो इस वक्त बिल्कुल मशीनों की तरह हरकत कर रहा था। उसने अपनी 2 सीटर काट के उठाया और बेहोश आदमी को इसमें ठोंसने लगा, पर डिक्की को किसी तदबीर से इतना खुला रहने दिया कि वो दम घुट जाने की वजह से मरने ना पाए और फिर इन दोनों कारों की तरफ मुतवज्जा हुआ। बेहोश कैदी का रिवॉल्वर उसके हाथ में था। उसने वो फायर किए और दोनों कारों का एक एक पहिया बेकार कर दिया।
जाएं उसकी 2 सीटर चिकनी सड़क पर तैरती चली गई। धुंध लगा फैल चुका था। फिजा आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होती जा रही थी। 2 सीटर फराटे भरती रही। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने लैंडस कस्टम पोस्ट के सामने कार रोकी और नीचे उतरकर डिक्की को पूरी तरह बंद किया और इमारत की तरफ चला गया। यहाँ उसने फोन पर अपने एक मातहत ऑफिसर तनवीर के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब मिला। तनवीर, इमरान अपनी कार की डिक्की में एक बेहोश आदमी को ला रहा है। तुम्हें इससे इस आदमी को छीन लेना चाहिए। बहुत बेहतर जनाब, तनवीर की आवाज आई। वो इस वक्त कहाँ है? लैंडिस कस्टम्स के आउटपोस्ट से गुजर चुका है। बेहतर जनाब, मैं 2 आदमियों के साथ चेक करूंगा। जल्दी करो, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तनवीर ने कैप्टन जाफरी और साजिद नाशाद को फोन किया और उन्हें बटराम रोड के चौराहे पर पहुंचने को कहता हुआ बाहर निकल आया। गिराज से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उसका दरवाजा खुला ही छोड़कर रवाना हो गया। बटराम रोड के चौराहे पर कैप्टन जाफरी और साजिद नाशाद मौजूद मिले। वो दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। फिर दोनों मोटरसाइकिल बटराम रोड पर दौड़ने लगी। ख्याल रखना, तनवीर ने चीख कर कहा। वो अपनी 2 सीटर पर होगा। इसकी गाड़ी तुम लोग पहचानते हो अच्छी तरह, जाफरी ने जवाब दिया। मगर यार, इस वक्त किस किस्म का झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तनवीर ने कहा। मैं उससे जान से मार दूंगा, ख्वाह मुझे उसके लिए इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े। इस वक्त नहीं, X2 के लिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाफरी को राया। इस वक्त मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि बात ना बढ़ाना, तनवीर ने लुच्चाहट से कहा। जाफरी खामोशी रह गया। वो इमरान का दुश्मन था और इस दुश्मनी की बुनियाद पर थैलीसिया बम्बलबी वाले केस के दौरान में ही पड़ी थी। फिर किस मौका पर समझ लेना, तनवीर ने कहा। इस्तीफा देने के बाद जाफरी को राया, वरना इमरान के खिलाफ मेरी कोई भी कार्रवाई X2 को नागवार गुजरेगी। तनवीर कुछ ना बोला। थोड़ी ही देर बाद उन्हें इमरान की 2 सीटर दिखाई दी। वो दोनों मोटरसाइकिलें एक दूसरे से करीब आ गई। इमरान हॉर्न पर हॉर्न देता रहा लेकिन वो उसके रास्ते से ना हटी। इमरान ने ब्रेक लगाए और तनवीर ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाकर पायदान पर पैर रख दिया। क्या मतलब? इमरान गुस्से की आवाज में बोला। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और उसका रुख तुम्हारी खोपड़ी की तरफ है, तनवीर ने जवाब दिया। वो तो हमेशा ही रहता है, इमरान ने लापरवाही से कहा। मगर इस वक्त किस खुशी में? नाशाद, तनवीर ने ऊंची आवाज में कहा। जरा मेरी गाड़ी संभालना। आखिर बात क्या है? इमरान ने गुस्सेले लहजे में पूछा। कुछ नहीं, तनवीर मोटरसाइकिल से उतरकर कार का दरवाजा खोलता हुआ बोला। मैं तुम्हारे साथ शहर जाना चाहता हूँ। वो इमरान के बराबर बैठकर दरवाजा बंद कर चुका था और रिवॉल्वर की नाली इमरान की कमर से लगी हुई थी। चलो, तनवीर ने रिवॉल्वर की नाल पर जोर देते हुए कहा। नहीं जाऊंगा, तुम मार दो गोली। सुनो प्यारे, तनवीर आहिस्ता से बोला, मेरे साथ कैप्टन जाफरी भी है। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका है कि अगर उसने इंतकाम लेना ही चाहा तो फिर हमें भी मजबूरन उसका साथ देना पड़ेगा। मैं समझ गया, इमरान तलख लहजे में बोला। मगर मैं तुम लोगों को इतना बुज़दिल नहीं समझता था। मगर उससे भूल जाओ कि जाफरी या तुम सब मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे। मैं फिलहाल इस मसले पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तनवीर बोला। बस तुम चुपचाप कार आगे बढ़ाओ, वरना क्या होगा? वरना यह होगा कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के डिक्की में एक बेहोश आदमी मौजूद है। क्या? इमरान के लहजे में हैरत थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? X2 के जराए लामहदूद हैं, तनवीर बोला। बस अब चलो, पता नहीं क्यों X2 को तुम पर रहम आ जाता है, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को दस्तयाब ना हो सकती। अरे जाओ, जब जी चाहे तुम सब सामने आ जाओ। वो लड़की जूलिया मुझे कुछ वैसी लगती है, यानी कि क्या कहते हैं जरा, हाँ अच्छी लगती है, वरना अब तक मैं तुम सबकी तजहीज़ो तकफीन करती होती। चलो मेरी जान, इस वक्त तुम जूलिया से भी मिल सकोगे। ये बात है, इमरान खुश होकर बोला। चलो, जूलियाना फिट्स वाटर की कब्र के अंदर भी घुस सकता हूँ। कार चल पड़ी। रिवॉल्वर की नाल अब भी इमरान की कमर से लगी हुई थी। ये आदमी कौन है? तनवीर ने कुछ देर बाद पूछा। कौन आदमी? वही जो तुम्हारी गाड़ी की स्टेपनी में है। यार, तुम लोग समझ में नहीं आता कि किस किस्म के आदमी हो। हम लोग हर किस्म के आदमी हैं। तुम मेरी बात का जवाब दो। मेरी कार के डिक्की में 3 तरबूज, 4 मर्तबान जिनमें मुख्तलिफ किस्म के आचार हैं पाए जा सकते हैं। दोस्त इमरान, जिस दिन भी बस इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अगर तुम लोग मुझे मार भी डालो तब भी शादी नहीं करूंगा। खैर, तनवीर खामोश हो गया। कुछ देर बाद कार तनवीर के मकान पर पहुंची और उसे सीधा गिराज में लेता चला गया। मशीन बंद करके नीचे उतर आओ। तनवीर ने उसके पहलू में रिवॉल्वर की नाल चुभते हुए कहा। अब तुम जब तक मकसद नहीं बताओगे ये मुमकिन ही ना हो सकेगा, इमरान ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि सीक्रेट सर्विस वालों की मुहैया की हुई लाशों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम में से कौन मुझे ये बात बावर कराने की कोशिश करेगा?
اتر आओ नीचे, बात ना बढ़ाओ, तनवीर ने दरश्त लहजे में कहा। इमरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर नीचे उतर आया। वो जवाब तलब नजरों से तनवीर की तरफ देख रहा था। अब घर जाओ, तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद तुम्हारी गाड़ी पहुंचा दी जाएगी। ये नामुमकिन है, मैं तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। तुम जानते हो कि ये कतल लामानी होगा। अच्छा, इमरान ने बेबसी से सर हिलाकर कहा। मैं देख लूंगा। वैसे तुम उसे लिख लो कि तुमसे एक अहमकाना फेल सरजद हो रहा है और तुम उसके लिए भुगतोगे। वो आदमी जो स्टेपनी में बंद है तुम लोगों के लिए डायनामाइट साबित होगा। फिर वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। जूलियाना फिट्जवाटर बाहर से आकर कोट उतार रही थी कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। X2 स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई। यस सर। क्या रहा? वो आदमी कौन है? वो गूंगा पहरा बन गया है जनाब, और तुम में से किसी को भी इतना सलीका नहीं कि उसे बोलने पर मजबूर कर सके। मेरा ख्याल है कि सिर्फ सिवा का डाला बाकी रह गया है, जूलिया ने कहा। वो इमरान पर हमला करने वाले चंद नामालूम आदमियों में से है। ये हमला आज शाम राजगढ़ के करीब हुआ था, लेकिन इसका हम लोगों से क्या ताल्लुक जूलिया? यस सर, मैं गैर ज़रूरी बकवास पसंद नहीं करता। मैं माफ़ी चाहती हूँ जनाब। जूलिया कांप गई। X2 की गुस्सेली आवाज़ उसे जानकनी में मुब्तला कर देती थी। वो तो खैर औरत थी। कैप्टन जाफरी जैसी बड़ी मूंछों वाले भी अपने खुश्क लहजे होते हुए हालांकि बल बोलने लगते थे। X2 की हैबत कुछ इस तरह उसके मातहतों के दिलों में बैठी हुई थी। वो तुम सबसे बेहतर है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इसलिए मैं उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता। क्या तुम्हें थ्रीसिया बम्बलबी ऑफ बोहेमिया का केस याद है? याद है जनाब। क्या वो हर मामले में तुम सबसे बरतर नहीं है? बरतर है जनाब। फिर क्या वो तुम्हारा मोहसिन नहीं है? कई बार वो तुम्हें मौत के मुंह से निकाल आया है, मुझे एतराफ़ है। तो फिर तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। चंद नामालूम आदमी उसके दुश्मन हो गए हैं और वो खतरे में हैं। जैसा आप फरमाएं, क्या किया जाए? फिलहाल इस आदमी को दानिश मंजिल में कैद कर दो और कोशिश करो कि वो सब कुछ उगल दे। बहुत बेहतर। वो फिलहाल तनवीर ही के चार्ज में है। मैं उसे आपके हुक्म से मुतल्ला किए देती हूँ। कम से कम 4 आदमियों से इमरान के फ्लैट की हर वक्त निगरानी कराओ। जब वो बाहर निकले तो 2 आदमी उसके साथ हों, मगर इस तरह कि इमरान उन्हें पहचान सके। आप इस पर जाहिर करना नहीं चाहते कि आप उसकी मदद कर रहे हैं? नहीं। बहुत बेहतर, ऐसा ही होगा। इसका ख्याल रहे कि इमरान के ये दुश्मन थेरेसिया के आदमी भी हो सकते हैं। ओह, यकीनन वही होंगे जनाब, जूलिया ने तवील सांस लेकर कहा। फिर कम से कम तुम और जाफरी भी महफूज नहीं हो, क्योंकि वो तुम दोनों को अच्छी तरह पहचानती है। हाँ, जाफरी से कहो कि अपनी मूछें साफ करा दे, वरना या तो मैं उसे फिर मिलिट्री में झोंक दूंगा या फिर उसे इस्तीफा ही देना पड़ेगा। बहुत बेहतर जनाब, मगर उसे अपनी मूछें बहुत असीस हैं। इससे ज़्यादा मुझे महकमे का वकार असीस है। मूछें मर्दानगी का निशान ज़रूर है, मगर जब औरतें उन्हें पकड़ कर झूलने लगीं तो। जूलिया हंसने लगी। फिर उसने कहा, इमरान ने खासी मुरम्मत की थी। मैं इमरान की जगह होता तो इतनी मुरम्मत ही पर इक्तफा न करता। अच्छा बस। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। जूलिया रिसीवर रखकर करीब की कुर्सी में बैठ गई। वो इस वक्त X2 से ज़्यादा इमरान के मुतालिक सोच रही थी। X2 के बयान के मुताबिक हमला आवर कई थे। गोया इमरान न सिर्फ उनसे टकराया था बल्कि उनके एक आदमी को भी पकड़ लिया था। जूलिया अक्सर इमरान और उसकी सलाहियतों के मुतालिक सोचा करती थी। बड़ी अजीब बात थी कि उसकी शक्ल देखकर गुस्सा आता था और हरकतें याद करके प्यार आता था। वो फैसला नहीं कर पाती थी कि उसे पसंद करे या उससे नफरत करे। उसे कई ऐसे मौके याद थे जब इमरान ने इंतहाई नाजुक औकात में उसकी मदद की थी, मगर फिर कुछ ऐसी हरकतें भी की थी कि जूलिया की तबीयत उससे मुंतफिर हो गई थी। जूलिया बड़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। फिर उसे यकबयक X2 की हिदायत याद आई और वो उठकर फ़ोन पर तनवीर के नंबर डायल करने लगी। किसी ने दूसरी तरफ से रिसीवर तो उठाया, लेकिन तनवीर की आवाज़ की बजाय उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। पहले तो ऐसे मालूम हुआ जैसे कोई वज़नी चीज़ गिरी हो, फिर किसी की चीख सुनाई थी। वक्फतन उसे थेरेसिया का ख्याल आया और उसने यके बाद दीगर सीक्रेट सर्विस के सारे आदमियों के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। तनवीर खतरे में है, फ़ौरन वहाँ पहुँचो, वो एक एक से कह रही थी। फिर उसने बड़ी जल्दी से कोट पहना और मेज की दराज से पिस्तौल निकालकर जेब में डालती हुई दरवाजे की तरफ झपटी। उसकी कार काफी तेज रफ्तारी से तनवीर की क़यामगाह की तरफ जा रही थी। आज सर्दी की लहर पिछले दिनों से ज्यादा शदीद थी। जल्दी में से उसे दस्ताने भी याद नहीं रहे थे, लिहाजा उसे इस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठटरे हुए हाथ स्टीयरिंग पर जमे ही रह जाएंगे। तनवीर के छोटे से बंगले की मखसूस से कंपाउंड में उसकी कार दाखिल हुई। इमारत की सारी खिड़कियां रोशन नजर आ रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सीक्रेट सर्विस के 8 मेंबर अपनी अपनी क़यामगाहों में तन्हाई रहते थे। किसी के पास नौकर नहीं था। X2 का यही हुक्म था कि वो तनहा रहें। उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। जूलिया भी कार से नीचे नहीं उतरी थी कि मोटरसाइकिलों की आवाज़ से सारा कंपाउंड झुनझुना उठा।
4 आदमी बैक वक्त मोटरसाइकिल पर आए थे। जूलिया ने हाथ उठाकर उन्हें रोकने का कहा। कैप्टन खावर आगे बढ़ा। ठहरो, जूलिया आहिस्ता से बोली, ये मामलात शायद थ्रीसिया से ताल्लुक रखते हैं। वो मुझे और जाफरी को अच्छी तरह पहचानती है, लिहाजा कम अज कम बकिया आदमियों को उसके सामने ना आना चाहिए। क्या तुम लोगों की निकाबें मौजूद हैं? वो तो हर वक्त साथ रहती हैं। खावर दूसरे की तरफ मुड़कर बोला, क्यों? जूलिया ने फोन का वाकया बताती हुई बोली, हो सकता है इस इमारत में हमारे लिए कोई जाल फैलाया गया हो। मुमकिन है वो लोग इमारत के मुख्तलिफ गोशों में छुप गए हों। हो सकता है, लिहाजा हमें बकिया आदमियों का इंतजार भी कर लेना चाहिए। मगर तनवीर, खावर ने कुछ कहना चाहा। ये 20 मिनट पहले की बात है। जूलिया उसकी बात काट कर बोली, अब तक जो कुछ भी होना था वो हो चुका होगा। इतनी मुसलिहत अंदेशी दुरुस्त नहीं। हो सकता है वो तनवीर पर तशद्दुद कर रहे हों। जरूरी नहीं कि उन्होंने उसे मार ही डाला हो। कुछ भी हो, लेकिन ये जाल ही मालूम हो सकता है, वरना फोन से रिसीवर उठाकर खामोश रहने का क्या मकसद हो सकता है? और फिर ऐसी आवाजें जैसे वहां कोई हंगामा हो गया हो। ठीक है, जाल ही होगा, मगर मेरे ख्याल से बकिया लोगों का इंतजार फजूल है। हम 4 अंदर जा रहे हैं, कुछ लोगों को बाहर भी रहना चाहिए। अगर वो जाल ही है तो सब क्यों फंसे? ओहो, ये भी ठीक है। अच्छा तो जाओ। वो चारों आगे बढ़े और इमारत में दाखिल हो गए। जूलिया अंधेरे में फाटक से लगी खड़ी रही। कभी वो सड़क की जानिब देखने लगती और कभी इमारत की जानिब। कंपाउंड में झिंगर झाएं झाएं कर रहे थे। यहाँ का सन्नाटा जूलिया के सहन पर गिरा गुजरने लगा। इमारत से ना किसी किस्म की आवाज आई और ना ही उसके आदमियों की तरफ से कोई इशारा हुआ। जूलिया इस पर मुतय्यर थी। ये सब कुछ इमरान के लिए हो रहा है, जाफरी नाखुशगवार लहजे में कहा। मैं नहीं समझ सकता कि X2 की पॉलिसी क्या है। इमरान शायद हम लोगों से ज्यादा काम आता है। जाफरी कुछ ना बोला, वो इमारत की तरफ देख रहा था। दफतन एक खिड़की खुली, उसमें एक चेहरा दिखाई दिया जिस पर स्याह नकाब था। फिर एक हाथ ने उन्हें इमारत में दाखिल होने का इशारा किया। आओ, जूलिया आगे बढ़ती हुई बोली। वो इमारत में दाखिल हुई। किसी तरफ से भी किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। अलबत्ता इमारत का एक एक हिस्सा रोशन था। बड़े कमरे के करीब से गुजरते वक्त उन्हें अंदर आहटें महसूस हुई। दरवाजा बंद था, लेकिन शीशों से रोशनी नजर आ रही थी। जूलिया ने दरवाजे को धक्का दिया। वो अंदर से बंद था, लेकिन दूसरे ही लम्हे में अंदर से किसी ने बोल्ट गिराया और दरवाजा खुल गया। ठीक उसी वक्त जूलिया के साथियों ने अपनी पुश्त पर किसी चीज की चुभन महसूस की, लेकिन उन्हें मुड़कर देखने का मौका ना मिल सका। अंदर चलो, तहमकाना लहजे में कहा गया, और अंदर जूलिया के सीने की तरफ एक रिवॉल्वर की नाल उठी हुई थी। वो कोई नकाब पोशी था, लेकिन जूलिया के साथियों में नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके साथियों में कोई भी इतना दराज कद नहीं था। वो चुपचाप अंदर दाखिल हो गए। उनके साथ ही वो 3 आदमी भी अंदर आए, जिन्होंने जूलिया के साथियों के जिस्मों से रिवॉल्वर लगा रखे थे। तुम अपने हाथ ऊपर उठाए रखो, दराज कद आदमी ने अंग्रेजी में कहा। उसका लहजा गैर मुल्कियों का सा था। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तुम स्विस हो? दराजकद आदमी ने जूलिया से पूछा। सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि जूलिया की जुबान से गैर इरादी तौर पर हाँ निकल गया। फिर दूसरे ही लम्हे में से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था? दराजकद आदमी ने एक जहरीली सी हंसी के साथ कहा, शदाब नगर में तुम लोगों ने हमें एक गहरी चोट दी थी। जूलिया कुछ ना बोली, चंद लम्हे खामोश रही। फिर दराजकद आदमी बोला, तुम्हारे 4 साथी तुम्हारे साथ ही अपने अंजाम के मुंतजिर हैं। सुबह तुम्हारी लाशों से ये अंदाजा करना मुश्किल होगा कि तुम्हारी मौतें किस तरह वाक़या हुई होंगी। मगर तुम कहते वक्त उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। वो बराह रास्त जूलिया की आंखों में देख रहा था। जूलिया ने महसूस किया कि वो मगर तुम कहते वक्त मुस्कुराया भी था। चूंकि पूरा चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था कि वो मुस्कुराया ही था। चंद लम्हे उसकी आंखें जूलिया की आंखों में चुपती रही। फिर उसने अपने साथियों से कहा, इन तीनों को भी वहीं ले जाओ। जूलिया ने अपने साथियों को दरवाजे की तरफ मुड़ते देखा। रिवॉल्वर अब भी उनके पहलुओं से लगे हुए थे। फिर इस कमरे में सिर्फ वही दोनों रह गए। दराजकद नकाबपोश ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया था। मैं भी स्विस हूँ, दराजकद आदमी ने स्विस से जबान में कहा। जूलिया कुछ ना बोली। वो उसके दूसरे जुमले की मुंतजिर थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। जूलिया ने किसी किस्म की कमजोरी जाहिर किए बगैर जवाब दिया। मगर वो बेवकूफ़ आदमी इमरान तो अक्सर पुलिस के लिए भी काम करता रहता है। हाँ, अक्सर वो पुलिस के लिए भी काम करता है और हमारे लिए भी। तुम्हारी क्या हैसियत है? वही जो थ्रीसिया की है। ओहो, दराजकद नकाबपोश फिर उससे घूरने लगा। वो कागजात कहाँ हैं? वो कागजात? जूलिया मुस्कुराई। अनकरीब उनका सौदा भी हो जाएगा। वो कहाँ हैं? एक बहुत ही महफूज जगह पर। बेहतर इसी में है कि उन्हें वापस कर दो। क्यों? क्या वो थ्रेसिया के बाप की जागीर है? दराजकद आदमी हंसने लगा। फिर बोला, लड़की तुम झुंझलाहट में बहुत प्यारी मालूम होती हो, बदतमीज नहीं। जूलिया पुरवकार अंदाज में हाथ उठाकर बोली, तुम शायद अल्फान से हो।
ہاں میں الفان سے ہوں، دراز قد آدمی نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ دنیا کا ایک بڑا آدمی، تمہاری عزت افزائی ہے کہ اگر تم مجھے پیاری معلوم ہوتی ہو۔ الفان سے ہر وقت میری جیب میں پڑے رہتے ہیں، جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ خیر کام کی بات کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو، بہتری اسی میں ہے، انہیں تو ہر حال میں مرنا پڑے گا، لیکن اگر تم چاہو تو بچ بھی سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کاغذات کی واپسی؟ یہ قطعی ناممکن ہے، تب پھر اس تمہاری زندگی بھی ضمانت میں نہ دے سکوں گا۔ میری نظروں میں زندگی کی صرف اتنی ہی وقت ہے کہ جتنی دیر زندہ رہوں جدوجہد کرتی رہوں۔ بہت دلیر لڑکی ہو، تمہارے جملے مجھے میری حیثیت سے نہیں گرا سکتے، جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تھیریسیا سے کسی طرح بھی کم نہیں، میرا گروہ میں تقریباً 150 آدمی ہیں۔ اوہو، بہتر یہی ہے کہ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا صرف 2 چیزیں ختم کر سکتی ہیں، میں نہیں پوچھوں گی وہ 2 چیزیں کیا ہیں، میں ضرور بتاؤں گا۔ پہلی چیز کاغذات کی واپسی، اور دوسری اس بے وقوف آدمی کی موت۔ اس نے تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آہا، جولیا نے کہکا لگایا۔ مجھے یاد ہے اس نے تھریسیا کی کمر پر لات رسید کی تھی، میرا خیال ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی محفوظ نہ رہی ہوگی۔ بکواس مت کرو لڑکی، میرے ساتھ آؤ۔ دراز قد آدمی نے جولیا کی کلائی پکڑ کر چھٹکا دیا۔ جولیا آگے کی طرف جھکی اور بائیں ہاتھ سے بلاؤز کی گریبان سے پستول نکال لیا، لیکن دراز قد آدمی نے ہلکے سے کہکے کے ساتھ اس کے استعمال کی اسے مہلت نہ دی۔ دوسرے ہلا میں وہ اس سے پستول چھین چکا تھا، بس اتنی ہی سی چلاکی کی بنا پر تھریسیا سے مقابلہ کرنے نکلی تھی، اس نے زہریلے لہجے میں کہا اور جولیا کے دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ پھر اس نے ایک نقاب پوش سے کہا کہ اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ نقاب پوش اسے دوسرے کمرے میں لایا جہاں 3 آدمی ایک چھوٹی سی مشین پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہی نقاب پوش تھے جو اس کے 3 ساتھیوں کو بڑے کمرے سے لے گئے تھے۔ کیوں؟ دراز قد نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ سلنڈر فٹ نہیں ہے، ایک نے جواب دیا۔ جلدی کرو، وقت کم ہے، اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ پھر وہ جولیا سے بولا، اس کمرے میں تمہارے آدمی بند ہیں، ایک زہریلی گیس کی تھوڑی سی مقدار انہیں آنن فاتن ختم کر دے گی۔ یہ ٹیوب جو دیکھ رہی ہو کنجی کے سوراخ سے لگا دیا جائے گا، صرف آدھے منٹ کے لیے مشین چلے گی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون روکے گا؟ ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا گیا۔ اگر ایسا ہوا تو تمہاری ہڈیاں بھی نہ ملے گی، جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے توقع تھی کہ ایکسٹرو کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا، مگر کیوں؟ اس نے سوچا، آخر اب اسے کس چیز کا انتظار ہے؟ دفتن جولیا کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایکسٹرو بھی کوئی معمولی آدمی ہے، وہ جادوگر بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ضروری نہیں کہ اسے ان حالات کا علم ہی ہو۔ اوہو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نقاب پوش دانت پیس کر بولا۔ ٹھیک ہو گیا جناب، ٹیوب سوراخ سے لگا دو۔ ایک آدمی نے ٹیوب اٹھایا اور دوسرے کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جولیا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ بار بار چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اب بھی وقت ہے، نقاب پوش جولیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کاغذات کا پتہ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا، دوسری صورت میں یہ لوگ تو ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائیں گے، البتہ تمہیں سسک کر مرنا پڑے گا۔ جولیا کچھ نہ بولی، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ کچھ دیر پہلے کی زبان تراریاں رخصت ہو چکی تھی، اب وہ صرف ایک معمولی سی عورت تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ذہانت کبھی اس کے حصے میں نہ آئی ہو۔ اوہ، اتنی دیر! نقاب پوش پھر اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ دوسرے ہی لمحے میں ٹیوب کنجی کے سوراخ سے لگا دیا گیا۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ گیس کھولو۔ مشین کی طرف ایک ہاتھ پڑا ہی تھا کہ ایک فائر ہوا اور شیشے کی 2 نلکی چور چور ہو گئی جو ٹیوب کو مشین سے ملاتی تھی۔ وہ تینوں اچھل کر الگ ہٹ گئے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ایک بھاری اور پروکار آواز دروازے کی طرف آئی۔ یہ بلا شبہ ایکسٹرو کی آواز تھی، جولیا نے صاف پہچان لیا۔ پھر ایک آدمی کو ہاتھ جیب کی طرف جا ہی رہا تھا کہ دوسرا فائر ہوا اور وہ آدمی اپنا ہاتھ دبائے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ زخمی ہاتھ سے خون کی دھار نکل کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ جولیا، دروازہ کھول دو، یہ سب نشانے پر ہے۔ آواز ابھر آئی۔ جولیا سر سے پیر تک لرز رہی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آواز کی جانب نظر بھی اٹھا سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اندھی بھیڑوں کی طرح باہر نکلنے والوں میں تنویر بھی تھا اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی، کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا۔ اب ان سب کو ڈرائنگ روم میں لے چلو، ایکس2 نے کہا۔ اس کے ماتحتوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی۔ جولیا جو اکثر فون پر اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، اس وقت اس طرح کام رہی تھی جیسے کسی ویرانے میں کوئی درندہ نظر آ گیا ہو۔ وہ چاروں ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ ان کے چہرے ظاہر کرو، ایکس2 کی آواز کمرے میں گونجی۔ خاور اور جعفری بیرونی دروازے پر جائیں۔ اس کے چہروں سے نقابیں ہٹائی جانے لگیں، لیکن جعفری یا خاور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے چہرے دیکھنے کے لیے وہاں رکتے۔ وہ سر جھکائے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے۔ ان چاروں
के चेहरों पर नकाबें हटा दी गई थी। ये चारों गैर मुल्की थे, यूरोप के किसी मुल्क के बाशिंदे। इनमें अल्फांसे नहीं है। एक्सटू ने जूलिया को मुखातिब करके कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। फिर उसने अपने ओवरकोट की जेब से एक बोतल निकाली, उन चारों की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम लोग बहुत थक गए हो, इसलिए मेरी तरफ से शैंपेन का तोहफा कबूल करो। तनवीर, इन लोगों को कायदे से बिठाओ, 4 गिलास निकालो। तनवीर के चेहरे पर हैरत थी। वो एक लिहाजा के लिए ठटका, फिर आगे बढ़कर एक अलमारी खोली और इसमें से 4 गिलास निकालकर मेज पर रख दिए। बैठ जाओ दोस्तों, एक्सटू हाथ हिलाकर बोला, हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जूलिया, तुम इनके लिए शराब उंडे लो। इनमें से एक आदमी जिसका हाथ जख्मी था फर्श पर गिर पड़ा। कसीर मिकदार में खून निकल जाने की वजह से इस पर गशी तारी हो गई। फिक्र नहीं, एक्सटू हाथ उठाकर बोला, उसे यूं ही पड़ा रहने दो, सिर्फ 3 गिलासों में शराब उंडे लो। जूलिया गिलासों में शराब उंडेलने लगी, लेकिन वो सख्त मुतहैयर थी। आखिर इस मेहमान नवाजी का क्या मतलब? पियो दोस्तों, एक्सटू ने कहा, और जूलिया ना समझ सकी कि लहजा तहमकाना था या तंजिया। एक्सटू की आवाज़ से मुख्तलिफ किस्म के लहजों में इम्तियाज़ कर लेना मुश्किल था। थ्रेसिया इस वक्त कहाँ मिल सकेगी? उसने फिर उन्हें मुखातिब किया। हम नहीं जानते, लंबे आदमी ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इल्म नहीं होगा। थ्रेसिया अपने आदमियों को कुर्बानी के बकरों से ज़्यादा नहीं समझती। फिर कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी मुसल्लत हो गई। पियो, एक्सटू की गरज से कमरा झुनझुना गया। उसके अपने साथी तो बुरी तरह लरस रहे थे। हम नहीं पिएंगे, लंबे आदमी ने गुस्सेले लहजे में कहा। अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी लाशें तुम्हारी हमाकत पर हंसेंगी और तुम्हारे जिस्मों को लाशों में तब्दील होने के सिलसिले इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी कि हशर के दिन इनसे उठा ना जाएगा। जूलिया हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। आखिर इन तीनों ने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिए। सहर नहीं है, एक्सटू कह रहा था, जब हम तुम्हारा गला घोंट कर भी तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं तो इन तकल्फात में क्यों पड़ने लगे? आजकल शहरों की फराहमी भी आसान नहीं है। उन्होंने गिलास खाली करके मेज पर रख दिए। अच्छा दोस्तों, एक्सटू हाथ उठाकर बोला, क्या ये शराब उम्दा नहीं थी? इसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा भी किया गया था जो तुम्हें जरा ही सी देर में कोहे काफ की सैर करा देगा। ये हकीकत थी। 5 मिनट के अंदर ही अंदर तीनों अपनी खोपड़ियों से बाहर हो गए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हर एक ने कई बोतलें चढ़ा ली हों। और फिर वो बहकने लगे, एक दूसरे को गालियां देते, इस तरह दांत पीस पीस कर घोंसे दिखाते जैसे आबाई दुश्मनियां चलती आ रही हों। ठीक है, एक्सटू ने सर हिलाकर कहा और जूलिया की तरफ देखकर बोला, वो गैस फेंकने वाली मशीन यहाँ से हटाओ। तनवीर करीबी थाने में जाकर इतला देगा कि 4 गैर मुल्की शराब के नशे में धुत उसके मकान में दाखिल होकर अपनी महबूबा का पता पूछ रहे थे। फिर वो आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे पर फायर कर दिया। एक्सटू ने खामोश होकर जख्मी आदमी की तरफ इशारा किया जो होश में आ चला था। इससे भी थोड़ी सी पिलाओ और इन पर नजर रखो कहीं ये। दफतन तनवीर की तरफ मुड़कर बोला, तुमसे बड़ा अहमक आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। तुम उसे इमरान ही की कार में दानिश मंजिल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तनवीर कुछ ना बोला, उसने सर झुका लिया था। आप, जूलिया हकलाई, उन्हें थाने क्यों नहीं भेज रहे हैं? तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि थैलीसीमिया ही की तरफ एक खराब औरत है? मगर अब जल्दी करो, तुम और कैप्टन खावर यहीं ठहरो, बकिया लोग चले जाएं। तनवीर थाने जाएगा और मैं किसी वक्त भी तुम लोगों से दूर नहीं हूँगा। एक्सटू दरवाजे की तरफ मुड़ गया और उसके कदमों की आवाज़ें सुनते रहे। उनकी ज़बानें गंग थी और पेशानियों पर पसीना था। दूसरे दिन इमरान अपने फ्लैट के एक कमरे में खड़ा झूम झूम कर अकार्डियन बजा रहा था और महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट फयाज अपने कानों में उंगलियां दिए बैठा था। अकार्डियन उसकी शदीद तरीन एहतजाज के बावजूद भी बजता रहता, लेकिन इस दौरान में सुलेमान दोपहर का खाना मेज़ पर लगाने लगा और इमरान ने गले से अकार्डियन उतार कर एक तरफ रखते हुए फयाज से कहा, मैं उसे अपनी इंतहाई बदकिस्मती समझूंगा कि अगर दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इमरान फयाज दांत पीसता हुआ और खाने की मेज़ पर जम गया। कुछ देर तक खामोशी से खाना खाते रहने के बाद इमरान सुलेमान की तरफ मुड़कर बोला, अबे ये क्या है? मछली साहब। उल्लू बनाता है, मछली तो चिपटी होती है। चिपटी तो है, मैंने आज तक चकोर मछली नहीं देखी। इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा, उसकी दुम कहाँ है, सर कहाँ है? कतले हैं जनाब। अभी फिर वही कतले। इमरान मेज़ पर हाथ मारकर थाड़ा, कितनी बार मना किया है, मुझे कतले वाली मछली अच्छी नहीं लगती। मुस्लिम पकाया कर, सफने निकाले बगैर, दुम समेत, पट्ठे के उल्लू। आप कुछ भूल रहे हैं साहब। क्या भूल रहा हूँ? आज खामोशी से खाना खाने का दिन है। अबे तो पहले क्यों नहीं बताया था? फयाज ने कुछ कहना चाहा मगर इमरान ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर खाने में मशगूल हो गया। जाओ, फयाज ने सुलेमान से कहा, जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे। सुलेमान चला गया। मुझे बताओ वो कौन लोग हैं जो तुम्हें मार डालना चाहते हैं? इमरान कुछ ना बोला और सर झुकाए खाने में मशगूल हो गया।
کھانے کے اختتام پر فیاض نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ سگریٹ سلگایا اور آہستہ سے بولا، مجھے سر سلطان نے بھیجا ہے، تمہیں ہنری ہفتم نے بھیجا ہو، لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کچھ لوگ مجھے مار ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو میں مجبور ہوں، مر جاؤں گا۔ سنا ہے اس طرح مرنے والے شہید کہلاتے ہیں، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، فیاض نے چلا کر کہا۔ مگر وہ موجودہ حالات کی بنا پر میرے سٹاف کے تقریباً 20 آدمی ہر وقت بیکار رہتے ہیں۔ بیکار کیوں رہتے ہیں؟ انہیں تمہاری نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کرنی پڑتی ہے؟ کیا مجھے خفیہ طور پر گورنر جنرل بنا دیا گیا ہے؟ مسٹر سلطان کا آرڈر ہے، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ محکمہ خارجہ کے سیکریٹری۔ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں ان آدمیوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا۔ فیاض دانت پیس کر بولا، اگر میں ان سے واقف ہوتا تو ان کا تعارف تمہارے سسرال والوں سے کرا دیتا، پھر انہیں بے موت مرنا پڑتا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کہو تو اس جملے کو ریکارڈ کرا کے تمہارے محکمے کو بھجوا دوں۔ فیاض چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا انجام بہت دردناک ہوگا، جانتے ہو نا؟ عمران چہک کر بولا، کبھی کبھی میرے مزار پر قواری کر دیا کرنا، میں دوسری دنیا میں بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر لوں گا۔ فیاض حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ سپر فیاض، عمران نے کچھ دیر بعد بہت سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہارے آدمی میری حفاظت کر رہے ہیں؟ ایک دو نہیں، 20 آدمی اس عمارت کے گرد و پیچ چھپے ہوئے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر میز سے اکارڈین اٹھایا اور اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے دستانوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کرخت آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ فیاض کو پھر غصہ آ گیا، لیکن وہ خاموشی رہا۔ عمران نے بائیں جانے والی کھڑکی کھولی اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اکارڈین بجاتا رہا۔ کھڑکی کے دروازے 2 حصوں میں منقسم تھے، اس نے صرف نیچے کے پٹ کھولے تھے۔ دفعتاً اکارڈین خاموش ہو گیا اور اس کے دونوں حصے ایک دوسرے سے جا ملے۔ عمران کھڑکی بند کر کے فیاض کی طرف مڑا اور اکارڈین کی دھونکنی چلانے لگا، لیکن اس بار آواز نہیں نکلی کیونکہ اب دھونکنی میں ایک گول سا سوراخ بھی نظر آ رہا تھا۔ فیاض نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کیوں سپر فیاض، تمہارے آدمی کہاں ہیں؟ اس نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ تم انہیں پہچان نہیں سکتے، فیاض بیزاری سے بولا۔ خیر، لیکن اس کے باوجود میری اکارڈین کی دھونکنی میں سوراخ ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ فیاض بیک بیک چونک پڑا۔ سوراخ میری جان، عمران نے اکارڈین کو گردن سے اتارتے ہوئے کہا، پھر اسے ہلاتے ہوئے بولا، سوراخ کرنے والی دھونکنی کے اندر موجود ہے۔ اگر تمہیں یہ سوراخ پسند ہے تو میں ایسا ہی دوسرا سوراخ تمہارے پیٹ میں کر سکتا ہوں، بشرطیکہ تم میرے کپڑے پہن کر اس کھڑکی کے نچلے پٹ کھولنے کی کوشش کرو۔ تم محفوظ ہو، کیپٹن فیاض متحرانہ انداز میں چیخا۔ کس کام چور گدھے کی طرح؟ عمران نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم جھوٹے ہو۔ ٹھہرو، عمران نے مسکرا کر کہا اور اکارڈین کی دھونکنی پھاڑ ڈالی۔ اس میں سے سیسے کی ایک گولی نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ آسمان سے نہیں ٹپکی، لیکن میں نے فائر کی آواز نہیں سنی۔ سائلنسر لگی ہوئی رائفلیں شرلاک ہومز کے زمانے میں عام نہیں تھی، لیکن آج کل خیر، سپر فیاض اب قوالی کا انتظام کرو۔ مگر تم بچ کیسے گئے؟ گھٹیا قسم کے بلٹ پروف شرلاک ہومز کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، تو تم نے بلٹ پروف پہن رکھی ہے؟ ہاں سپر، میں اپنے ہونے والی بیوہ کو بیوی نہیں کرنا چاہتا۔ بیوہ کو بیوی؟ گولی کدھر سے آئی تھی؟ سامنے والی عمارت کی دوسری منزل سے، میں دیکھتا ہوں، فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ ضرور دیکھو، اینک بھی لیتے جاؤ، ممکن ہے ضرورت پیش آئے۔ فیاض عمران کو گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جب اس کے قدموں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تو عمران نے میز کی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے منہ کے قریب لے جاتا ہوا بولا، خاور ایک موٹر رکشہ عمارت کی پشت پر بھیجو، عمران وہاں سے جانا چاہتا ہے۔ اس بار اس نے ٹرانسمیٹر کوٹ کی جیب میں ڈال دیا، پھر دوسرے کمرے میں آ کر جلدی جلدی ایک بوڑھے آدمی کا میک اپ کیا، کپڑے تبدیل کیے اور ایک سوٹ کیس اٹھا کر سلیمان کو کچھ ہدایت دیتا ہوا پچھلی راہداری میں آ گیا۔ عمارت کی دوسری جانب بھی زینے تھے، لیکن استعمال میں بہت کم رہتے تھے، کیونکہ دوسری جانب ایک پتلی سی گلی تھی جس میں عموماً گندگی اور غلاظت کے ڈھیر نظر آیا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ گلی میں پہنچا، ایک موٹر رکشہ سامنے سے آتا ہوا نظر پڑا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکوایا۔ آپ ہی کے لیے کہا گیا ہے جناب، رکشے والے نے پوچھا۔ ہاں، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ گرانڈ ہوٹل چلو۔ رکشہ گلی سے نکل کر سڑک پر فراٹے بھرنے لگا۔ عمران نے کیپٹن فیاض کو دیکھا جو دوسری عمارت کے سامنے کھڑا اوپری منزل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گرانڈ ہوٹل میں عمران کمرہ مل گیا، شاید اس کے متعلق بھی پہلے ہی سے طے کر لیا گیا تھا، مگر عمران زیادہ دیر تک چین سے نہ بیٹھ سکا کیونکہ جیب میں پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر نے بے تربے 2-3 اشارے رسیو کیے اور عمران نے اسے جیب سے نکال لیا۔ اس میں بہت ہی مدن سی آواز آ رہی تھی۔ X2 پلیز، جولیا سپیکنگ۔ ہیلو، عمران نے ٹرانسمیٹر کو منہ کے قریب کر کے کہا۔ X2، تنویر کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے جناب۔ تنویر کہاں ہے؟ دوسری جگہ، اور وہ لوگ وہاں بند کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں ایک مکان میں جا گھسے تھے۔ یہ غیر ملکی سفارت خانہ ان میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں کا سفارت خانہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا حکم ہے جناب؟
فی الحال کچھ نہیں مگر ہوشیار رہو، وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، اپنی حفاظت بھی ضروری ہے۔ آپ کی موجودگی میں ہم ہراساں نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے میں دور سے کتنی اچھی طرح آپ سے گفتگو کر سکتی ہوں۔ او میرے خدا، پچھلی رات میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس پر بھی یہ عالم ہے کہ مجھے دیکھ لینے کی خواہش رکھتی ہو، اگر صورت دیکھ لیتی تو دم ہی نکل جاتا۔ سب کی یہی حالت تھی جناب، تم سب نالائق ہو، اوور اینڈ آل۔ عمران نے گفتگو ختم کر کے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھے ہی کے میک اپ میں باہر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی۔ پھر وہ اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ نہ صرف کیپٹن فیاض کی کارگزاریاں دیکھنا چاہتا تھا بلکہ ان لوگوں کی فکر میں بھی تھا جنہوں نے اسے فلیٹ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پچھلی رات اسے توقع تھی کہ وہ تنویر کے مکان پر الفانسے سے نپٹ سکے گا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان لوگوں میں الفانسے نہیں تھا۔ اسے پچھلی ہی رات اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک انہی کاغذات کے چکر میں ہیں جو تھیریسیا نے شدام نگر کی جعفری منزل سے اڑائے تھے، مگر اب ان کاغذات تک ان لوگوں کی رسائی مشکل ہی تھی کیونکہ اب وہ محکمہ خارجہ کی تحویل میں پہنچ چکے تھے۔ وہ عمارت کے قریب ٹیکسی سے اترا جس کی دوسری منزل پر کیپٹن فیاض نے ادھم مچا رکھی تھی۔ اس منزل کا کوئی فلیٹ ایسا نہیں تھا جس کی تلاشی نہ لی گئی ہو، لیکن وہاں ایک بھی ایسا آدمی نہ مل سکا جو اپنے پڑوسی کی نظر میں مشتبہ یا اجنبی ہوتا۔ وہ سالہ سال اسی منزل میں رہتے آئے تھے۔ عمران نیچے سڑک پر لوگوں کی چیمہ گوئیاں سنتا رہا۔ عمران عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تلاشی منشیات کی غیر قانونی تجارت کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ شاید فیاض نے یہی کہہ کر تلاشیاں شروع کی تھی۔ عمران دراصل اس عمارت کے نیچے ایک اندھے فقیر میں دلچسپی لے رہا تھا جو ممکن ہے سر سے اندھا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ بیکار ہوں، ان میں ویرانی اور بے رونقی تھی۔ عمران شاید اس کی طرف متوجہ بھی نہ تھا لیکن ایک خاص واقعہ نے اس کی توجہ ادھر منعطف کرا دی۔ اندھے کے ایک ہاتھ میں خشک ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مڑے تڑے رتی کاغذوں کا ایک گولا۔ اس طرف سے ایک آدمی گزرا جس کے ساتھ ایک ننھا سا بڑے بالوں والا کتا بھی تھا۔ کتے نے روٹی کا ٹکڑا اندھے کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اندھا گالیاں بکتا ہوا ناچنے لگا۔ اس حالت میں وہ کتے کے مالک سے ٹکرایا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ کا گولا کتے کے مالک کی جیب میں پہنچ گیا۔ کتے کا مالک کتے کو آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ عمران اس کی طرف لپکا۔ پھر ایک جگہ جب وہ ایک سینما ہاؤس کے قریب سے گزر رہا تھا، میٹنی شو دیکھ کر نکلنے والوں کی بھیڑ میں عمران کی جیب صاف کر دی، یعنی کاغذ کا وہ گولا اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ مگر یہاں سے اس کی لغزش ہو گئی۔ اگر اس نے کسی یقین کے ساتھ اس کا تعاقب شروع کیا تھا تو ابھی اس گولے کی فکر بھی میں نہ پڑنا چاہیے تھا۔ اس نے بے خیالی میں اپنی رفتار سست کر دی۔ جب بھیڑ آگے نکل گئی تو ایک جگہ رک کر اس گولے کو دیکھنے لگا، ساتھ ہی اسے اپنے اس حماقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ کتے کے مالک کو تعاقب تر کر چکا ہے جسے حقیقتاً جاری رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ردی کاغذات نہیں تھے بلکہ دن بھر کی رپورٹ تھی۔ وہ صبح سے 12 بجے تک اکارڈین بجاتا رہا۔ 12 بجے محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ اس کے فلیٹ میں گیا۔ اسی دوران وہ اکارڈین بجاتا ہوا ایک کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ اس پر فائر کیا گیا۔ اب کیپٹن فیاض اس عمارت کی تلاشی لے رہا ہے جس سے فائر کیا گیا تھا۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ عمران نے کاغذ جیب میں رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس آدمی کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے تھا۔ وہ پھر اس توقع پر واپس آیا کہ شاید اندھا فقیر اب بھی وہیں مل جائے۔ اسے اپنی ذہنی کمزوری پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ محض ان مڑے تڑے کاغذوں کے چکر میں کیوں پڑ گیا۔ اگر اس شخص پر شبہ ہوا تو اس کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ ان کے ٹھکانے ہی سے واقف ہو جاتا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی۔ تقریباً 15 منٹ بعد عمران پھر وہیں جا پہنچا جہاں سے کچھ دیر پہلے اس آدمی کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، مگر اب وہ اندھا فقیر کہیں نہ دکھائی دے رہا تھا۔ فیاض نے اتنی دیر میں ساری عمارت چھان ماری تھی اور اب نیچے فٹ پاتھ پر کھڑا لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ Like, comment, share, press the bell icon